कि मुझे चूहों से बहुत डर लगता है, लेकिन ये बहुत अच्छा अनुभव होगा। ऊँटनी के दूध से बनी कॉफ़ी है और अभी मैं आ गया हूँ बीकानेर में। किस नस्ल के यहाँ ऊँट हैं और 300 यहाँ पे ऊँट देखने को मिलेंगे। पहली बार खाते ही मुझे गले में चुभने लग गया। करणी माता ने ही इस किले की नींव रखी है। इसके पैसे उन्होंने नहीं लिए। मेहमान नवाजी मुझे बहुत अच्छी लगी। पूरी 150 साल पुरानी है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो स्वागत है फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी गैलरी में। तो कल वाली, इससे पिछली वाली वीडियो में देखा था कि हम थे जयपुर में, और अभी मैं आ गया हूँ बीकानेर में। और बीकानेर सुबह ही आ गया था 5 बजे। जयपुर से ट्रेन 4 बजे आनी थी, लेकिन 1 घंटे लेट थी, तो सुबह 5 बज गए। फिर नहा धो के रिटायरिंग रूम में रूम का सामान रखे। फिर बीकानेर रेलवे स्टेशन से देशनोक के लिए ट्रेन मिल जाती है सुबह ही, जो कि 6:30 बजे की समथिंग रहती है, और यहाँ पहुँचा देती है करीब आधे घंटे में, 7 बजे के आसपास, क्योंकि 33 किलोमीटर रहता है। तो मैं यहाँ आ गया हूँ देशनोक में, जहाँ करणी माता का मंदिर है। जैसे आपने सुना ही होगा किसी न किसी वीडियो में, जहाँ प्रांगण में चूहे वगैरह रहते हैं, जो कि माता के ही वंशज माने जाते हैं। तो अंदर चलेंगे। सबसे पहले दर्शन करने के लिए देखते हैं अंदर सामान वगैरह ले जाना अलाउ होगा या नहीं, या कैमरा ले जाना अलाउ होगा या नहीं। जैसा भी होगा वो आपको आगे पता चल ही जाएगा। बाकी यहाँ मेरा बड़ा मन था काफ़ी टाइम से कि मैं यहाँ आऊँ, मंदिर को देखूँ। काफ़ी सालों से इच्छा थी, जो कि आज पूरी होने जा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो बोलो करणी माता की जय। तो वो ये मंदिर है, सामने आप देख पा रहे होंगे, और ये इधर आसपास में मार्केट भी बना हुआ है। तो अभी एक भैया मंदिर से दर्शन करके बाहर आए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि बैग अंदर ले जा सकते हैं क्या, या फिर कैमरा अंदर अलाउ है क्या। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई अंदर प्रोहिबिटेड नहीं है, या फिर ऐसी कोई मनाही नहीं है, आप बैग ले जा सकते हैं और कैमरा भी ले जा सकते हैं। बाकी मैं अंदर जाऊँगा तो अंदर जाके पता चलेगा। तो बाहर ही शूज़ उतारने का स्टैंड बना हुआ है, तो वहाँ आप शूज़ उतार सकते हैं, प्रसाद भी ले सकते हैं। तो प्रसाद तो मैं लेके नहीं आया हूँ, पर मैं एक नारियल ले लेता हूँ। फिर नारियल लेके फिर अंदर मंदिर की तरफ चलेंगे, और अंदर मंदिर में दर्शन करेंगे बहुत अच्छे से। अगर वहाँ बैठने का मौका मिला तो ज़रूर बैठेंगे। हालांकि मुझे चूहों से बहुत डर लगता है, लेकिन ये बहुत अच्छा अनुभव होगा, क्योंकि मंदिर में चूहे दिखना एक भाग्यशाली और सौभाग्यशाली की निशानी होती है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अगर आप यहाँ कभी आना चाहते हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बीकानेर आइए, जो कि हर जगह से कनेक्टिविटी हो जाती है। फिर बीकानेर से देशनोक आप बाई बस या फिर बाई ट्रेन भी आ सकते हैं, और देशनोक से बीकानेर वापस जाने के लिए भी काफ़ी ट्रेन मिल जाती है। सेवे में वापस जाऊंगा तो 10:30 बजे यहाँ से देशनोक से ट्रेन है बीकानेर के लिए। तो फिर वापस बीकानेर जाके फिर बीकानेर की घूमेंगे और बाकी सैर करेंगे। तो पहले मैं नारियल ले लेता हूँ, फिर अपन अंदर चलेंगे। वैसा मंदिर के सामने एक दुकान है, बहुत सारी दुकानें प्रसाद की, तो आप जिससे भी लेना चाहें उससे ले सकते हैं। बाकी यहाँ मंदिर में चूहे रहते हैं, तो इस वजह से जो जटा वाला नारियल होता है, जिसके ऊपर जटा होती है, तो चूहे क्या होते हैं, जटा के जो उसके रेशे होते हैं वो खींच के ले जाते हैं, तो मंदिर को थोड़ी गंदगी हो जाती है। तो इस वजह से वो मंदिर में जो अंदर कमेटी है उसके द्वारा बंद कर दिया गया। तो यहाँ मंदिर में ये चने हैं और ये बाजरा है, ये शायद पक्षियों के लिए, ये चूहों के लिए, ये चूहों के लिए, और ये माता जी का प्रसाद आता है, और ये भी प्रसाद नीचे रखे हुए हैं। तो जो महिलाएं आती हैं वो उनका प्रसाद रखा हुआ है, चुनरी और भी चीज़ें। तो जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा प्रसाद अंदर ले जा सकते हैं। तो यहाँ मंदिर के सामने 27 नंबर दुकान है, जहाँ से मैं प्रसाद ले रहा हूँ। तो आप यहाँ आके भी प्रसाद ले सकते हो, जो कि कुछ इस तरीके से दुकान है ये। और यहाँ सब मंदिर में चलते हैं दर्शन करने के लिए, देखते हैं। पहली बार मैं आया हूँ दर्शन करने के लिए, तो कैसा लगता है अंदर मंदिर में चल के, फिर मिलते हैं आपसे। तो वैसा पीछे मैंने प्रसाद ले लिया है, जिसमें मैंने शायद से बर्फ़ी ली है, और चूहों को डालने के लिए चने लिए हैं, और अंदर पक्षी भी होंगे तो उनको डालने के लिए बाजरे वाला दाना भी लिया है। तो अंदर चलते हैं। अंदर जाने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता हो रही है, तो देखते हैं कैसा अंदर है। और सामने ही पक्षी उड़ भी रहे हैं,
तो मैं यहाँ से दिखाई दे रहे हैं, कैमरे से नहीं दिखाई दे रहे होंगे। तो मंदिर के अंदर एंट्री हो गई है और ये सामने पक्षी बैठे हुए हैं। यहाँ लौट के दाना डालेंगे, जो कि हम बाजरे का दाना लेके आए हैं। तो ये अंदर एंट्री है, ये मंदिर है। यहाँ जगह जगह पे चूहे बैठे हुए हैं, तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। देखो यहाँ बहुत सारे चूहे बैठे हुए हैं। वेट कर निकलती देख ले बस। के नीचे ये देखिए बताओ सफेद वो सिल्ली के नीचे मैं बताऊँ। तो अभी मैं मंदिर से बाहर आ गया हूँ, जो कि सामने ही मंदिर बना हुआ है। तो आपने अभी मंदिर के दर्शन करे होंगे, जहाँ मंदिर में करीब हज़ारों 2000 की तादाद में चूहे थे, बहुत सारे थे। और मुझे तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन एक दो चूहे मेरे पैर के ऊपर से होकर गए और मैंने सफ़ेद चूहे के भी दर्शन किए, जो कि 5 सेकंड के लिए दिखाई दिया। जो कि ऐसा कहा जाता है कि माता करनी है, उनका अवतार होता है। तो यहाँ मंदिर में अंदर बता रहे थे, और माता की कुछ कहानी भी है जो आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। और अंदर क्या होता है कि आप अगर मोबाइल यूज़ करते हैं, और अगर आप यूट्यूबर हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, और अगर आप डॉक्यूमेंट्री करते हैं, तो उसके अलग अलग चार्जेस होते हैं। तो मोबाइल कैमरा का चार्जेस होता है 30 रुपये, क्योंकि इन्होंने मेरी 2 टिकट काटी। वो क्यों काटी वो मुझे पता नहीं है। बाकी वीडियो बनाने का जो था, वीडियो कैमरा का, वो 70 रुपये टिकट था, तो उन्होंने 60 रुपये की टिकट काटी। वो जाने क्यों काटी उन्होंने। और अगर आप यूट्यूबर हैं और ब्लॉगिंग करते हैं तो 1100 रुपये टिकट है, और अगर डॉक्यूमेंट्री करते हैं तो 25,000 रुपये टिकट आपको अंदर देना पड़ेगा। अंदर चूहे बहुत सारे होते हैं, जिनको यहाँ कावा कहा जाता है। चूहे नहीं कहते हैं वो लोग, कावा कहते हैं, जो कि माता करनी है, उन्हीं के वंशज हैं। ऐसी कहानी है कि जब माता की जो छोटी बहन थी, उनका जो सबसे छोटा बेटा था, तो वो किसी कुएं में कूद के उसकी जान चली गई थी। तो माता यमराज के पास गई अपने बेटे की जीवन वापस मांगने के लिए। तो यमराज ने शायद जीवन वापस कर दिया था, लेकिन ये कहा था कि बेटे को आज के बाद स्वर्ग में या फिर यहाँ जगह नहीं मिलेगी। तो माता ने
वरदान दिया कि आज के बाद उनके जो भी वंशज रहेंगे वो चूहे के रूप में उनके मंदिर में अवतार लेंगे या फिर जन्म लेंगे। जो उनका अगला जन्म होगा वो चूहे के रूप में ही होगा, जो कि उनके मंदिर के अंदर ही होगा। तो ऐसा माता ने उनको वरदान दिया था। तो अंदर ही चूहे होते हैं, वो परेशान नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं। कभी बार आपके पैरों से ऊपर निकल जाते हैं, तो घबराने वाली कोई बात नहीं होती। बस आपको पैर ज़मीन पर घिसट के चलने होते हैं, जिससे कि जो चूहे यानी कि जो कावा है उनको कोई परेशानी ना हो और आप उनको छू सकते हैं। आप उनके लिए अंदर दाना, चना और दूध भी अंदर ले जा सकते हैं। जैसे कि आपको थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था, जब मैंने प्रसाद लिया था अंदर जाने से पहले, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अंदर जाने से थोड़ी मेरी जो कैमरे की टिकट काट रहे थे उनसे थोड़ी सी नोक झोंक हो गई थी, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि दूर हो गई थी उसी टाइम पे, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो अभी यहाँ से चलते हैं। और अभी यहाँ मैंने बाहर सामने ही जूस का ठेला बना हुआ है, तो आप जूस पी सकते हैं गन्ने का, जो कि 30 रुपये गिलास था, बड़ा गिलास था। यहाँ चाय, पोए, नाश्ता वगैरह सब कुछ मिल जाता है। तो अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि स्टेशन चला जाऊँ, वहाँ जाके बैठूँ, क्योंकि क्या है कि मेरा मोबाइल है वो डिस्चार्ज हो गया है। सुबह मैं 5 बजे ट्रेन से आया था, तो मैं सोच रहा था सुबह उठने से पहले 15 मिनट के लिए फ़ोन चार्ज कर लूँगा, लेकिन मुझे याद नहीं रहा कि रात को 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक सिक्योरिटी की वजह से, सिक्योरिटी रीज़न की वजह से जो चार्जिंग फैसिलिटी है वो ट्रेन में ऑटोमेटिक बंद हो जाती है 11 से 5 बजे के बीच में। तो इस वजह से मैं अपना मोबाइल में चार्ज कर नहीं पाया था। तो स्टेशन चलते हैं, स्टेशन पर मैं जाके मोबाइल चार्ज कर लूँगा और फिर वहाँ से बीकानेर निकल जाऊँगा। बीकानेर निकल के बीकानेर पहुँच के फिर वहाँ जो भी चीज़ें हैं वो दर्शन करेंगे। और मेरा बहुत मन है डेजर्ट जाने का, अगर वो भी मैं डेजर्ट जा पाया तो वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। बाकी हम जैसलमेर तो जाएंगे ही डेजर्ट देखने के लिए, लेकिन बीकानेर का डेजर्ट देखने की भी कोशिश करेंगे। और यहाँ कुछ बीकानेर के जैसे रसगुल्ले हैं, कुछ मिठाई है जो कि बहुत फेमस है, तो बीकानेर चलते हैं। बाकी यहाँ ये भी बताते हैं कि जो मंदिर है, करणी माता का जो मंदिर है वो 700 साल पुराना मंदिर है। बाकी यहाँ मंदिर बन रहा है, मंदिर का विस्तार भी हो रहा है, जो कि लगातार काम चल रहा है। मंदिर के अंदर संगमरमर लगा हुआ है, सफ़ेद पत्थर बोलते हैं जिसे, तो बहुत अच्छा काम चल रहा है। हालांकि ये प्रवेश द्वार है जो सामने आप गेट देख रहे होंगे, लेकिन कंस्ट्रक्शन की वजह से अभी वहाँ से अंदर जाने का रास्ता है वो बंद है। तो इस रोड से जाके सामने की तरफ से आके पीछे से भी रास्ता खुला हुआ है, तो वहाँ से भी आप जा सकते हैं। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन, मंदिर का विस्तार बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। तो अभी मैं माता के दर्शन करके देशनौक स्टेशन से बीकानेर स्टेशन के बाहर आ गया हूँ। थोड़ी देर बैठ गया था क्योंकि बहुत ज़ोर से नींद आ रही थी, तो इसी में जाके बैठ गया था। इस वजह से अभी मैं जा रहा हूँ। यहाँ छोटू मोटू जोशी की कोई शॉप है जो कि बहुत फेमस रसगुल्ले बनाते हैं यहाँ के, जो कि बीकानेरी रसगुल्ला बहुत फेमस है। और ये स्टेशन के बाहर कुछ इस तरीके से बनाया गया, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। और ये बीकानेर जंक्शन है। अभी घड़ी में बज गया है 11:40। मौसम ठीक है, लेकिन एसी से बाहर निकल के आया हूँ, इस वजह से गर्मी लग रही है। तो चलते हैं और मैं आपसे छोटू मोटू जोशी की शॉप में मिलता हूँ। तो यहाँ मैं जब सुबह ही आ गया था, तो मैंने डोरमेट्री के लिए फ़ोन किया था, जो कि 350 रुपये 24 आवर्स का, जो कि यहाँ है रेलवे स्टेशन से करीब 200 मीटर आगे ही है। और अभी छोटू मोटू जोशी की दुकान रह गई है 50 मीटर, तो यहाँ कहीं आसपास में ही होगी। काफ़ी बड़ा बाज़ार है, खाने पीने की काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। और वेजिटेरियन वेरिएंट में बहुत सारे आइटम हैं। और अभी यहाँ कुछ उल्टा सीधा मुझे दिखा नहीं है, तो देखते हैं। छोटू मोटू 50 मीटर रह गया है, कहाँ दिखाई देता है। तो वैसे छोटू मोटू की शॉप आ गई है, ये सामने ही है। और इनसे रसगुल्ला लेंगे खाने के लिए 2 पीस, जो कि यहाँ बड़ी बहुत फेमस है, मैंने यूट्यूब पर भी कई बार देखा है। तो इनसे ले लेते हैं, फिर टेस्ट करके देखते हैं। तो ऐसा छोटू मोटू जोशी के रसगुल्ले ले लिए, जो कि 2 हैं, और 30 रुपये के 2 पीस दिए हैं। और खा के देखते हैं कैसे हैं ये। रसगुल्ला बहुत टेस्टी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बहुत मीठा लग रहा है ये। और दूध फाड़ के बनाया गया है, लेकिन मीठा बहुत है ये। तो भाई साहब छेना तो खा लिया हमने, जो कि बहुत ज़्यादा मीठा था। पहली बार खाते ही मुझे गले में चुभने लग गया, लेकिन टेस्टी बहुत था, जिसमें कोई डाउट नहीं है। तो अभी चलते हैं भीखाराम चंडमाल की तरफ, जो कि वहाँ खाने की काफ़ी अच्छी वैरायटी मिल जाती है, जो कि यहाँ से करीब 200-250 मीटर होगा। अभी क्या है कि ऊपर धूप हो रही है,
बिल्कुल सर के ऊपर 12 बज गया है, तो उस वजह से वीडियो में फेस पे पूरी रोशनी आ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, पर किसी किसी की जगह पे आ जाती है। तो सामने ही आ गया है बीकाजी भुजिया भंडार है शायद, पास जाके पता चलेगा। तो भाई साहब अभी मैं खड़ा हूँ बीकाराम चांडीमाल शॉप पर, जो कि करीब 66 साल पुरानी है। और मैंने लिए ये मारवाड़ी इडली बोलते हैं या मारवाड़ी ढोकला है, जो कि कुछ इस तरह से है। मैं खा के देखता हूँ, फिर बताता हूँ कैसा लगता है। तो भाई साहब मारवाड़ी ढोकला अच्छा था, उसकी सॉस की टॉपिंग हो रही थी ऊपर, मिर्ची थी। और अभी ये खाने वाले हैं छेना टोस्ट। होता छेना ही ऐसा ही है, पर ये अभी जो खाया था उसकी तरह मीठा ना हो। अभी आपने देखा कि हमने ही खाया छेना टोस्ट, और अभी हमें लेने वाली नीचे रसमलाई, जो कि कुछ इस तरह से है। रसमलाई तो खैर हमारे यहाँ भी मिल जाती है, लेकिन टेस्ट का समझ में आएगा कैसा टेस्ट। देखा आपने बीकाराम चांडीमाल, जो कि करीब 66 साल पुरानी दुकान है मिठाई की, और बहुत अच्छा उन्होंने रेस्पॉन्स दिया। सच में उन्होंने काफ़ी सारी मिठाई मुझे टेस्ट भी कराई, जिसके पैसे उन्होंने नहीं लिए। तो ये मेहमान नवाजी मुझे बहुत अच्छी लगी, जो कि बहुत कम जगह देखने को मिलती है। तो पहले तो मेरा दाल बाटी चूरमा खाने का मन हो रहा था, क्योंकि उन्होंने बताया था कि आमेर कोई होटल है जो कि छोटू मोटू स्वीट शॉप है, उसके जस्ट सामने है। लेकिन वहाँ इतनी 3, 4, 5 तरह की मिठाई हो गई, फिर ऊपर से मारवाड़ी ढोकला भी था, जो कि बहुत हैवी था। मतलब स्पंज था, बहुत सॉफ्ट था, लेकिन हैवी था खाने में। और फिर खांडवी भी ली मैंने, तो उससे क्या हुआ है कि पेट थोड़ा भर गया है, और पेट में अभी उतनी जगह नहीं है। दाल बाटी खाई जा सकती है, लेकिन पूरा नहीं खपेगी, थोड़ी खा के छोड़नी पड़ेगी। तो उससे अच्छा है कि थोड़ी चीज़ों को देख के फिर शाम को 4-5 बजे दाल बाटी खाने के लिए जाया जाए। अभी मैं जा रहा हूँ रामपुरिया हवेली की तरफ, जो कि यहाँ से करीब अभी 900 मीटर है। धूप हो रही है, गर्मी है, लेकिन चल के जाया जाए। थोड़ी बीकानेर की गलियों में देखा जाए, गर्मी तो खैर है ही है, राजस्थान में तो गर्मी तो होनी है। तो चलते हैं रामपुरिया हवेली देखते हैं, और वहीं बताऊंगा रामपुरिया हवेली के बारे में। रामपुरिया हवेली का कुछ ऐसा है कि आप उसे अंदर से नहीं देख सकते, क्योंकि वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और उसे बाहर से ही देखा जा सकता है। उसका भी एक समय गूगल पे दिया हुआ है, सुबह 6 से शाम को 6 बजे तक। और इसका जो डिज़ाइन है, जो कि यहाँ के लोकल वास्तुकार थे, जो कि बलूजी चालवा जी ने इसको डिज़ाइन किया था, जो कि यहाँ के लोकल वास्तुकार और यानी कि आर्किटेक्ट थे, जिन्होंने दुलमेरा के खास गुलाबी बलुआ पत्थर से उसका डिज़ाइन किया। और जो कि रामपुरिया हवेली है, इसे क्योंकि एक आइकॉनिक बिल्डिंग भी है बीकानेर की, और इसकी जो खिड़कियाँ हैं यानी कि झरोखे हैं, जो कि इसमें जो 4 चांद लगाती है। और इसको 3 शैलियों में डिज़ाइन किया गया है, राजस्थानी, मुग़ल और ब्रिटिश स्टाइल में बनाया गया है। तो ये रामपुरिया हवेली शायद से कुछ सामने ही आ गई है, या फिर ये हो सकती है, या फिर कोई और भी हो सकती है। तो चलते हैं आगे, ये होगी तो ठीक है, नहीं तो किसी और से पूछ लेंगे। तो यही रामपुरिया हवेली है, जो कि आप देख रहे हैं। ये पूरा ही एरिया रामपुरिया हवेली के नाम से जाना जाता है, जो कि यहाँ के बहुत बड़े व्यापारी थे। और जो ये आप बिल्डिंग देख रहे हैं, वो 150 साल पुरानी है, और इसमें रंग बिरंगे कांच लगे हुए हैं, और इसके दरवाजे और इसका डिज़ाइन, शैली के डिज़ाइन, आर्किटेक्ट डिज़ाइन, जो कि मुग़ल, राजस्थानी और ब्रिटिश आर्किटेक्ट है। धूप बहुत हो रही है, गर्मी भी बहुत लग रही है, पसीना भयंकर आ रहा है। तो छाँव में से दिखा देता हूँ, जो कि कुछ इस तरह से दिखाई देती है। जब आप गूगल पे देखेंगे या फ़ोटो में देखेंगे, तो ये बहुत चमचमाती हुई दिखाई देती है, क्योंकि इसकी साफ़ सफाई नहीं हुई है, थोड़ा सा इस वजह से भी लग रहा है। और फ़ोटो तो एडिट करके भी उसे बहुत अच्छे से सुंदर बनाया जा सकता है। रामपुरिया हवेली है, इसमें काफ़ी रंग बिरंगे कांच लगे हैं, हरे, नीले, सफ़ेद, 3 ही कलर के दिख रहे हैं, हरे, नीले, सफ़ेद, जो कि आप देख सकते हो, बहुत सुंदर लग रही है। अभी क्या धूप हो रही है, तो इस वजह से इसका कलर टोन आ नहीं पा रहा है, लेकिन कुछ इस तरह से दिखाई देती है। जब आप फ़ोटो में भी दिखेंगे, तो इसका ये लुक इस तरह से दिखाई देगा, थोड़ा सा वी शेप में। तो ये थी भाई साहब रामपुरिया हवेली, जो कि कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। तो यहाँ से चलते हैं जूनागढ़ फोर्ट की तरफ,
जो कि बीकानेर में है, जूनागढ़ में नहीं है। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ यहाँ जूनागढ़ फोर्ट पे, जो कि बीकानेर में ही है, नाम इसका जूनागढ़ फोर्ट है। क्योंकि ये जो कि राजस्थान में जितने भी फोर्ट बने होते हैं वो ज़्यादातर पहाड़ पे बने होते हैं, लेकिन ये जूनागढ़ फोर्ट है ये ज़मीन पे समतल पे बना हुआ है। और जो राजस्थान में जितने भी किले बने हुए पहाड़ पर बने हुए, जिनके चारों तरफ खाई होती है, तो जिस वजह से वो सुरक्षित होते हैं। और ये काफ़ी पुराना है, करीब 1589 में इसका काम शुरू हुआ था, जो कि 5 साल चला था, जो कि यहाँ के 6वें महाराज थे महाराज राय सिंह जी ने, उन्होंने बनवाया था ये। तभी यहाँ भाई बैठे हुए थे सामने की तरफ में, जो कि यहाँ थोड़ी बहुत कहानी बता के गए। वो बता के गए कि जो यहाँ जो जोधपुर के जो संस्थापक थे, क्या नाम था उनका, महाराज राव जोधा, जिनके नाम पे जोधपुर का नाम रखा गया। तो उनका और उनके छोटे भाई बीका के बीच में कुछ, या फिर उन दोनों से कुछ खटपट हुई किसी और से आपस में। तो जो राव बीका जी थे वो जोधपुर छोड़ के यहाँ चले आए। तो यहाँ आके उन्होंने करणी माता से मिले और उन्होंने करणी माता ने उनको आशीर्वाद दिया राव बीका जी को कि आप यहाँ पे बीकानेर में राज करेंगे। तो अभी भाई बता रहे थे कि वो करणी माता ने ही इस किले की नींव रखी है, जो कि काफ़ी अच्छा किला बना हुआ है। लेकिन मैं अंदर तो नहीं जा रहा, मेरी टिकट एक जने की टिकट 150 रुपये है। अगर आप फोटोग्राफी करते हो तो कोई टिकट नहीं है, अगर आप वीडियोग्राफी करते हैं चाहे वो कैमरे से हो मोबाइल से हो तो 300 रुपये टिकट देना होगा उसका। तो 300 रुपये तो टिकट मैं नहीं देने वाला, क्योंकि मेरा मन भी नहीं है इतने टिकट दे के, पैसे दे के। आप फ्रीली भी नहीं घूम सकते, क्योंकि आपके साथ में सिक्योरिटी गार्ड जाता है और आपको उतना ही टाइम देता है विजिट करने के लिए। क्योंकि वहाँ मैं बैठा हुआ था 5 मिनट के लिए, तो सिक्योरिटी गार्ड बार बार बोल रहा था कि टिकट ले लो, टिकट ले लो, टिकट ले लो। तो फिर मैं वहाँ से निकल आया। बाकी यहाँ को बहुत सारे पुल बने हुए हैं, जब आप अंदर घुस के आते हैं तो वो करण पुल है, ये साइड से दौलत पुल है, और सामने आप देख पा रहे होंगे वो फतेह पुल है। तो काफ़ी अच्छा, जब ये बना था सबसे पहले तब इसका नाम था चिंतामणि किला। तो इसको कुछ टाइम के बाद में बदल दिया गया, जब यहाँ का जो परिवार है, यहाँ जो पैलेस है, लालगढ़ पैलेस है, या फिर उसका नाम मुझे पता नहीं है, तो वो वहाँ पे जाके रहने लगा। तो उसका नाम उसके बाद इस किले का नाम जूनागढ़ किला पड़ गया। तो अभी गर्मी बहुत हो रही है और घड़ी में बज गया है 1:30। इसके बाद मैं जाऊंगा यहाँ पे बीकानेर में कैमल रिसर्च सेंटर है, जहाँ पे 100 से ज़्यादा ऊँट है, जहाँ उनकी देखभाल की जाती है, दूध निकाला जाता है, और डेयरी भी है, जहाँ पे आप कैमल के दूध की चाय कुल्फ़ी भी एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से अभी स्टेशन जा रहा हूँ, स्टेशन आराम करूँगा, क्योंकि वहाँ पे AC रूम है बीकानेर रेलवे स्टेशन पे, जो कि अच्छी बात है। तो वहाँ जाके आराम करूँगा 1.5 घंटे करीब। तो यहाँ से करीब 3 बजे निकल जाऊँगा। तो उसके बाद मैं 6-7 किलोमीटर है यहाँ से, तो 3:30 बजे तक पहुँच जाऊँगा, 3:15 साढ़े 3 बजे तक। उसके बाद 1-1.5 घंटे वहाँ दूँगा, फिर वापस लौट के मार्केट देख के, क्योंकि रात को मेरी ट्रेन है जैसलमेर के लिए 11:15 बजे। तो उसके बाद फिर यहाँ से निकल के जैसलमेर पहुँच जाऊँगा। तो इसकी अगली वाली जो वीडियो आने वाली वो आपको मिलेगी जैसलमेर की। तो अभी तो ब्लॉग में ख़त्म नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी कैमल सफारी में जाएंगे। अगर बाई चांस अगर मैं नहीं गया तो फिर मैं आपको उसकी जानकारी ज़रूर दूँगा। तो इसके बाद मिलता हूँ आपसे सीधा कैमल सफारी में। आज मैं आ गया हूँ यहाँ राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र, यानी कि ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ कैमल, जो कि इसकी एक टिकट है 50 रुपये। और अभी टाइम हो गया 5:45, और मैं करीब अगर 10 मिनट और लेट हो जाता तो मुझे हो सकता है कि टिकट नहीं मिलती, क्योंकि 6 बजे ये बंद हो जाता है। तो चलते हैं आगे। मैंने काफ़ी टाइम पहले यहाँ की वीडियो देखी थी, मेरा बहुत मन था कि मैं कैमल्स को देखूं, और इनकी डेयरी भी है दूध की। तो वहाँ क्या बोलते हैं, उनकी कुल्फ़ी और चाय और दूध भी, आप कच्चा दूध भी आप थैली के ज़रिए वो भी ले सकते हैं। तो चलते हैं आगे और देखते हैं। यहाँ बाहर उन्होंने बताया कि यहाँ ऊँट के बच्चे भी हैं छोटे छोटे, तो उनको भी देखेंगे अंदर हम। तो चलते हैं आगे। ये प्रदर्शनी स्थल है, जो कि ओपन एग्जीबिशन पॉइंट है, जो कि कुछ इस तरह से है। हम अंदर चलते हैं, क्योंकि बंद होने का टाइम हो गया है इस वजह से। तो इस बिल्डिंग के पीछे बता रहे थे भैया, तो बिल्डिंग के पीछे चलते हैं। इस बारे में लिखा हुआ है कि किस नस्ल के यहाँ ऊँट हैं और कितने हैं, कितनी नर हैं, कितनी मादा हैं। जैसे कि अभी मैं बीकानेर में हूँ, तो बीकानेरी 30 नर हैं और 48 मादा हैं, तो 78 बीकानेरी ऊँट हैं। और जैसे कि जैसलमेरी 22 है, 47 है, तो टोटल 69 यानी कि 69 है। और यहाँ पे जो कुल संख्या ऊँटों की वो 106 नर है
194 मादा है, तो कुल 300 यहाँ पे ऊँट देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं आगे। उन्होंने अंकल ने बोला था कि बच्चे भी दिखाई देंगे, तो बच्चे कहाँ पे? अच्छा, ये ऊँट के बच्चे हैं सामने, 3 बच्चे हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं ऊँट के। लग उन्हीं की साइज जैसे लग रहे हैं, लेकिन है नहीं है, बहुत छोटे बच्चे हैं। तो ये 3 बच्चे हैं यहाँ पे। ये बैठा हुआ वाइट, वो शायद वो बच्चा हो सकता है। भी एक चल के आ रहा है हमारी तरफ। नर ऊँट अभ्यास स्थल है, जो कि इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, उद्घाटन वगैरह के बारे में भी। और ये कुछ यहाँ पे नर ऊँट अभ्यास किया जाता है, और अंदर ऊँट भी खड़े हुए हैं। और यहाँ अभी 2 ही ऊँट हैं। ये कोई मामूली जानवर नहीं है, ये रेगिस्तान का शेर है, सॉरी रेगिस्तान का जहाज है ये। जब रेगिस्तान में भयंकर गर्मी होती थी बहुत पुराने समय में, आज तो गाड़ियाँ आ गई हैं, तब गाड़ियाँ नहीं हुआ करती तो यही एक जहाज हुआ करता था, जो बहुत आसानी से रेगिस्तान को पार करवा देता था। जो कि एक बार पानी पीने के बाद में कहते हैं कि 12 दिन तक फिर ऊँट को प्यास नहीं लगती है। पानी पी सकता है लेकिन प्यास लगती नहीं है। एक ही सामने सफ़ेद कलर का ऊँट खड़ा हुआ है, और एक ही जी ज़मीन पे सो रहा है, और चारा खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कितने सारे ऊँट देख के। एक हमारे पास नहीं आ रहा है, एक ऊँट ये जा रहा है बिल्कुल बगल से। तभी क्या हुआ कि 2 मिनट पहले यहाँ से एक ऊँट निकल के गया था, एक अंकल एक उसको लेके जा रहे थे, आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले। तो उसको देख के बहुत सारे ऊँट पास में आ गए हैं, 2 ऊँट वो रहे और 2 ऊँट ये रहे। तो चलते हैं आगे, मिल्क और टेस्ट करके देखेंगे इस मिल्क को। और ये यहाँ सोविनियर शॉप है। तो एक मैंने ये फ्रिज मैग्नेट ले लिया पीछे सोविनियर शॉप से, जयपुर में भी मैंने लिया था। ये यहाँ 50 रुपये का मिला है, जयपुर में मुझे 20 रुपये का मिल गया था। और उष्ट संग्रहालय यानी कि कैमल म्यूज़ियम, देखते हैं खुला होगा या नहीं। तो ये ऊँट के बारे में यहाँ कुछ बेसिक जानकारी लिखी हुई है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। जैसे कि ऊँट सबसे पहले कहाँ पाए गए थे, तो वो लिखा हुआ है ऊपर। सबसे पहले पाए गए ऊँट के पूर्वज छोटे थे और उत्तरी अमेरिका में रहते थे। और यहाँ दीवार पे बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग बनी हुई है, जो कि सैंड ड्यून्स, ऊँट और यहाँ का जो दैनिक जीवन है। और यहाँ सूर्य उदय और सूर्यास्त तो बहुत सुंदर तरीके से होता है। तो थोड़ी देर पहले हम समझ रहे थे कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी प्रजाति का कौन सा ऊँट है। तो ये लिखा हुआ है ऊपर, जैसे कि ऊपर ये लिखा हुआ है बीकानेरी मेल है और ये बीकानेरी फ़ीमेल है। ऊपर जैसलमेरी मेल है, नीचे जैसलमेरी फ़ीमेल है। तो यहाँ तरह तरह के जो ऊँट होते हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है, फ़ोटो भी हैं, बहुत सारी चीज़ें। और सबसे अच्छी बात ये यहाँ पे ये गर्भपात हुआ बच्चा रखा हुआ है, पता नहीं है प्रिजर्व है या फिर शायद से ऊँट की हड्डियों का सामान। तो देखिए छोटे से गणेश जी आप देख पा रहे हो, ये भी ऊँट की हड्डी से बनाए गए हैं। ऊँट की हड्डी से बना घोड़ा, और ये बर्तन भी है। ये कैमल की स्किन से बने प्रोडक्ट हैं, और ऊँट की खाल से बनी रस्सी। पता होगा ऊँटों का, जो कि यहाँ पे बहुत तादाद में पब्लिक आती होगी, टूरिस्ट आते होंगे देखने के लिए। ऊँट के ऊपर रखने वाला ये वो बग्गी बोलते हैं शायद से इसको। और यहाँ काफ़ी सारे सामान रखे ऊँट के, तो बहुत अच्छे से प्रदर्शनी लगाई गई है। ये ऊँट का सफ़ेद बच्चा है। और इस तरीके से यहाँ वो अभी मैंने आपको पीछे दिखाया था ना, कि वो प्रैक्टिस वाला जो यार्ड था, जहाँ पर लोहे की वैसी बनी हुई थी, डिज़ाइन थी, तो वहाँ से प्रैक्टिस होती थी इसी तरीके की, तभी जाके ये लोग प्रैक्टिस कर पाते हैं। और इस तरीके से ऊँट डांस टाइप की परफॉर्म करता है। और देखिए
बीएसएफ है, इंडियन आर्मी है, ऊँट को क्या कहते हैं सफारी सॉरी डेजर्ट में पेट्रोलिंग करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये फॉग है, ये मूंगफली का चारा है ये, और ये पाला है, और ये ग्वार पलवटी है। तो ये कुछ सामान रखे हुए हैं, ये पता नहीं कहाँ इस्तेमाल होते हैं। और भी यहाँ बहुत सारी जानकारी दी गई है, जैसे कि डाक इतिहास में ऊँट प्रतिष्ठित डाक टिकट है, जैसे कि ये सूडान की है, ये भी सूडान की है, ये ग्राजियाना जूलॉजिका पार्क की है जो रोमान में है, ये भी कतर की है, ये शायद से चीन की है, चीन नाम लिखा हुआ है, ये यूएसए, ये मंगोलिया और ये सोमालिया। बहुत सारे देशों का लिखा गया है। इंडिया का भी है, इंडिया पोस्ट है, जो कि उस टाइम पे जब ब्रिटिश रूलर हुआ करता था इंडिया में। और ये ऊँटों के सिक्कों का प्राचीन इतिहास, जो कि सिक्कों पे जो ऊँट बने हुआ करते थे पुराने सिक्कों पे। देखिए एक मैं पढ़ के बताता हूँ। रोमन सिक्कों पर पहला ऊँट 64 ईसा पूर्व के एल रोसिकियस फावेटस के डेनारिया पर एक छोटा सा प्रतीक है, क्योंकि कुछ इस तरीके से सिक्कों पर भी ऊँटों का डिज़ाइन बना हुआ है, तो उसको भी यहाँ प्रदर्शित किया गया है फ़ोटो के ज़रिए। और ऊँटों का प्राचीन इतिहास, कुछ ऊँटों का प्राचीन इतिहास के बारे में बताया गया है, जैसे कि आप इसे पढ़ सकते हैं। ये शायद कांसे का मेटल का छोटा सा ऊँट बनाया गया, कि बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये था कैमल म्यूज़ियम, जो कि आपने भी देखा, और सामने भी लिखा हुआ है ऊँट राजस्थान की शान। तो पास में यहाँ कहीं सैंड ड्यून बना है जहाँ की कैमल राइडिंग होती है, तो यहाँ लिखा भी हुआ है। तो चलते हैं, देखते हैं कहाँ पे कैमल राइडिंग हो रही है और कहाँ पे सैंड ड्यून्स बने हैं। अंकल 100 रुपये कह रहे हैं ऊँट पर सवारी करने का, तो मेरा तो मन नहीं हुआ। तो ये कुछ इस तरीके का सैंड ड्यून्स है, जिसे शायद ऊँट के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। देखता हूँ हाथ में रेत लेके। हाँ, ऊँट के लिए ही है, क्योंकि रेत जमा हुआ है। और सैंड ड्यून्स में जो रेत होता है वो आप अंदर हाथ डालेंगे तो बहुत आराम से आपका हाथ अंदर चला जाएगा। तो ये सैंड ड्यून्स था। तो चलते हैं आगे और यहाँ से फिर बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने से पहले कुल्फ़ी खाएंगे, और जो भी उसका आइटम खाने को मिल जाएगा वो टेस्ट करके ज़रूर देखेंगे आज। ऊँटनी का दूध एक प्राकृतिक गुणवर्धक औषधि है, जो कि आप यहाँ पॉज करके पढ़ सकते हैं कि ऊँट का दूध पीने से हमें क्या स्वास्थ्य लाभ होते हैं। ऊँटनी के दूध से बनी कॉफ़ी है, जो कि 30 रुपए की है। और यहाँ और भी चार्ट लगा हुआ है, जैसे कि ऊँटनी का ताज़ा दूध 1 लीटर 90 रुपये का है। और अगर आपको 250 ग्राम घी चाहिए ऊँटनी के दूध का, जो कि 950 रुपये 250 ग्राम घी है। चाय, कॉफ़ी, कुल्फ़ी, आइसक्रीम सबकी यहाँ रेट लिखी हुई है। तो ये कैमल के दूध की कॉफ़ी है, जो कि 30 रुपये की है। अंकल ने पहले ही बता दिया कि स्वाद थोड़ा नमकीन होगा, मीठेपन पे कम होगा, क्योंकि इसमें फ़ैट जो होता है वो केवल 2% होता है, बहुत पौष्टिक होता है। और जो दूध होता है काफ़ी महंगा भी है। अगर घी भी आप ले जाना चाहते हैं तो जो कि 3800 साढ़े 3800 रुपये किलो है। तो ये वही लोग लेके जाते हैं जिन्हें शुगर की परेशानी है और भी मेडिकल से रिलेटेड परेशानी है, तो वही लोग इन चीज़ों को ले जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल इंसान 3800 रुपये किलो वाला घी ले जाना नहीं प्रेफर कर पाएगा। तो कॉफ़ी काफ़ी अच्छी है, कॉफ़ी पी लेता हूँ, फिर यहाँ से निकलता हूँ और मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो दोस्तों, जैसे ही मैं यहाँ कैमल रिसर्च सेंटर से फ्री हुआ तो बाहर निकलने से पहले यहाँ ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई, जो कि बीकानेर की पहली मानसूनी बारिश थी। और यहाँ दिन का कुछ इस तरीके का नज़ारा दिखाई देता है। काफ़ी अच्छा मार्केट है बीकानेर में, ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है, लेकिन आपके उपयोग में आने वाली सारी चीज़ें सुविधाएं यहाँ मिल जाती हैं। और यहाँ रात को बारिश इतनी ज़्यादा हो गई थी कि वहाँ से कैमल सफारी के बाहर से रैपिडो ऑटो मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। तो एक अंकल ने मुझे वहाँ से दूसरी ऑटो स्टेशन तक छोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद भी मुझे ऑटो नहीं मिला। मुझे काफ़ी दूर तक 2-4 किलोमीटर पैदल जाना पड़ा, और
रोड पे पानी इतना ज़्यादा भर गया था कि मेरे जूते भी भीग गए थे, लेकिन मैं आखिरकार मैं स्टेशन तक पहुंच गया था, जो कि बहुत अच्छी बात थी। तो आशा करता हूं कि आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा आपको बीकानेर का, जिसमें हमने करणी माता का मंदिर विज़िट किया और बीकानेर में भी बहुत सारी आइटनरी हमने विज़िट की, हमने नाश्ता भी किया और स्वीट्स भी टेस्ट किए, जो कि मेहमान नवाजी हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। तो ख़त्म करते हैं आज के इस ब्लॉग को। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जो कि होने वाली है जैसलमेर की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको क्या इसमें अच्छा लगा और क्या इम्प्रूव हो सकता था, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मैं अगली वीडियो में उसको इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तो अभी के लिए नमस्कार।